कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो मैं कह रहा था ये जो हमारा मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन यूजर फ्रेंडली नहीं है। प्रोग्रामर ने अपनी तरफ से 6 बार पुश और 6 बार पॉप कॉल कर दिया है। तो आई वांट आप इस मेन को कुछ ऐसे चेंज करें कि ये मेन यूजर से पूछकर पुश या पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करें। आई रिपीट, आई वांट आप मेन को कुछ ऐसे चेंज करें कि ये यूजर से पूछकर पुश या पॉप ऑपरेशंस चेंज करें। राइट, तो ये आपका पहला असाइनमेंट है जो आपको अप्लाई करना है, और इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज कहीं नहीं लग रही है। प्लेन एंड सिंपल लूप और स्विच के लॉजिक से कोड हो जाएगा। राइट, तो आज का पहला असाइनमेंट तो आपका ये है, मॉडिफाई द मेन फंक्शन इन of the previous code so that it becomes choice based. That is, let the user decide whether he wants to push or whether he wants to pop the elements from the stack. नहीं उमंग, अभी नहीं कर सकते। एरे की साइज यूजर से लेनी है तो आप उसमें डीएमए लगाएंगे फिर। ठीक है, वो इतना सिंपल नहीं है, एटलीस्ट टर्बो पे या यूं कह लीजिए सारे कंपाइलर्स पे। ठीक है, फिलहाल वो काम नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर एरे है, और स्ट्रक्चर के अंदर अगर एरे है तो उसे आप डायनेमिकली साइज्ड अभी नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल हम डीएमए अप्लाई करें। और कुछ ऐसा हम करेंगे जब हम लिंक लिस्ट से स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके उमंग? ठीक है, प्रोग्राम का सैंपल आउटपुट देख लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम का आउटपुट ऐसा आना है, सेलेक्ट द ऑपरेशन। ये प्रोग्राम यूजर को कहेगा 1 पुश, 2 पॉप, 3 क्विट। ठीक है, देन द प्रोग्राम विल वेट फॉर यूजर्स रिस्पॉन्स। ठीक है, मान लीजिए यूजर ने टाइप करा 1, जैसे यूजर 1 टाइप करेगा प्रोग्राम यूजर से कहे एंटर एलिमेंट टू पुश। राइट, एज अ यूजर मैंने दिया 10, प्रोग्राम बोले पुश 10, और इसके तुरंत बाद फिर से मेरे सामने ये ऑप्शंस आ जाएं। इसके तुरंत बाद ध्यान दीजिएगा, अगेन आई शुड गेट दीज ऑप्शंस। फिर प्रोग्राम वेट करेगा मेरी चॉइस का बाय सेइंग एंटर चॉइस। इस बार सपोज करिए मैंने चॉइस एंटर करी 2, जैसे ही मैं 2 एंटर करके एंटर स्ट्राइक करूं, आपका कोड कह दे पॉप्ड एलिमेंट फॉलोड बाय 10, एंड अगेन इसके बाद प्रोग्राम आपका एज अ यूजर मुझसे ऑपरेशंस चूज करने को कहे फिर से एक बार। तो ध्यान दीजिए, इसके तुरंत बाद फिर से ये सेलेक्ट ऑपरेशन वाला चलना चाहिए और कोड को कहना चाहिए एंटर चॉइस। आप सोचिए, अगर आप इस फ्लो को समझ रहे हैं, यूजर ने फिर से 2 कहा तो क्या मैसेज आना चाहिए? जल्दी बोलिए, अगर इस फ्लो को समझ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस जिस तरह से कोड मैं दिखा रहा हूं आना चाहिए स्टैक अंडरफ्लो, क्योंकि एक ही एलिमेंट था, उसे पुश करके पॉप कर लिया तो कोड का स्टैक अंडरफ्लो, और फिर से यूजर से इनपुट मांगे। ठीक है, मान लीजिए अब एज अ यूजर मैंने आपको चॉइस दी 4, तो प्रोग्राम ये भी बोले रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन, और फिर मेरे सामने ऑप्शंस की लिस्ट आए। आर यू गेटिंग दिस? प्रोग्राम बंद कब हो? जब मैं प्रॉपरली 3 चूज करूं। जब तक मैं 3 चूज ना करूं प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, शुड बी कंटिन्यूअसली रनिंग कोड। ठीक है, अब मुझे क्विट करना है तो मैंने 3 टाइप करा, तो प्रोग्राम बोल दे थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप, और इतना कहकर बंद हो जाए। समझ आ रहा है? ये चेंज मेन के अंदर आपको करना है। हिंट है, बहुत सिंपल सा हिंट है, आपको लूप और स्विच 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? इस प्रोग्राम में मेन के अंदर आपको लूप यूज करना पड़ेगा और स्विच यूज करना पड़ेगा। और कौन सा लूप बेस्ट है?
इस पर्टिकुलर कोड के लिए कौन सा लूप बेस्ट है? बेस्ट है आप यूज करें डू वाइल। डू वाइल हिमांशु, डू वाइल बेस्ट है, क्योंकि कम से कम एक बार तो चॉइस लेनी है ना, एटलीस्ट एक बार तो चॉइस लेगा ही ना प्रोग्राम। और आपने सी में पढ़ा है, अगर कोई काम कम से कम एक बार होना है लूप बॉडी में, बेस्ट है अपन उसकी जगह यूज करें लूप। ऑप्टिमाइजेशन से कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन से? किसने कहा शिवम की कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा? समझाओ मुझे, मैं समझा नहीं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि टाइम ज्यादा कर दें अपन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है ऑपरेशंस कम हो जाएं, सेम बिहेवियर लेस अमाउंट ऑफ कोड में अपन को मिले और एग्जीक्यूशन टाइम हम कम कर सकें। हाँ बिल्कुल निशांत, आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। जो आप पूछ रहे हो उसी पे आ रहा हूं मैं अगला। यस आशीष, बिल्कुल वाइल वन ही तो यूज होगा। डू वाइल वन आप यूज करेंगे, अंदर ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि लूप आपको इनफाइनाइट चलाना है ना। ठीक है, चलें आगे। अब क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आपने स्टैक पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे स्टैक के एप्लीकेशंस की। राइट, एप्लीकेशंस ऑफ अ स्टैक। किन किन प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में आपके प्रोग्राम में स्टैक यूज होता है? शिवम, कहां कॉम्प्लेक्स हो गया? किसने कहा कॉम्प्लेक्स हो गया? 3 लाइन का कोड अगर एक लाइन में आ रहा है, वो पढ़ने में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, एग्जीक्यूशन में थोड़ी ना टाइम बढ़ जाएगा उसका। ये किसने कहा आपसे? एग्जीक्यूशन टाइम तो उसका बल्कि कम ही हो गया ना। आप ये कह सकते हो कि हाँ, रीडेबिलिटी में थोड़ी सी लाइनें कम हो गई हैं तो टाइम ज्यादा लग सकता है, वो आपको लगेगा पढ़ने में, कंपाइलर को थोड़ी। तो दो बातों को मिक्स नहीं करो। और आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कहीं से भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ अ स्टैक। ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ अ स्टैक का मतलब वो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग सिचुएशंस हैं जहां पर स्टैक यूज करा जाता है, जहां आप स्टैक यूज करते हैं या फिर कंपाइलर आपके लिए स्टैक यूज करता है। एवरीवन प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस इस डिस्कशन में आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे फिक्स काम हैं जो कंपाइलर्स इंटरनली स्टैक की मदद से करते हैं। आई रिपीट, सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे फिक्स काम हैं जो कंपाइलर्स स्टैक की मदद से करते हैं। राइट, अब मैं आपको उन सारे कामों की लिस्ट दे रहा हूं जहां आपको नहीं पता लेकिन इंटरनली कंपाइलर स्टैक यूज करता है, चाहे वो सी का कंपाइलर हो, जावा का हो, पाइथन का हो, सी प्लस प्लस का हो, किसी का भी कंपाइलर हो। एक्चुअल में स्टैक इंटरनली कई जगहों पर इन लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स यूज करा करते हैं। ठीक है, तो नोटिस कीजिए, मैं जो लिख रहा हूं पहले मैं आपको लिख के बताता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली उसका डेमो देता हूं। Stack is a very important data structure which is used by compilers as well as programmers in many situations. ठीक है, सबसे पहला केस, जब भी आप किसी फंक्शन बॉडी के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जिन्हें आप बुलाते हैं लोकल वेरिएबल्स, हमेशा याद रखिएगा कंपाइलर्स इन वेरिएबल्स को स्टैक मेमोरी एरिया के अंदर प्लेस करते हैं। आई रिपीट, जब भी आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, हम सी पढ़ रहे हैं तो सी की बात करते हैं, जब भी आप सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के फंक्शंस की बॉडी में लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं, आप तो वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, लेकिन इंटरनली इन वेरिएबल्स को कंपाइलर्स स्टैक स्टाइल में मेमोरी में प्लेस करते हैं। मेरी बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट दिखाता हूं सी लैंग्वेज के कंपाइलर पे, उसको देखिए, आप समझ जाएंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूं। चलिए, नॉर्मली अपन ये मानते हैं कि जब हम एरे बनाएंगे
तो उसे मेमोरी में जगह कंटिन्यूस मिलेगी। मानते हैं? है ना, आपने पढ़ा होगा एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट कंटिन्यूस लोकेशंस। ठीक है, अब देखिएगा मैं एरे नहीं बनाऊंगा, सिंपल 3 इंटीजर्स बनाऊंगा, बट देखिएगा कंपाइलर उन्होंने किस ऑर्डर में एड्रेसेस अलॉट करता है, और उसके ऑर्डर को देखकर आपको स्टैक की प्रॉपर्टी उसके अंदर अप्लाई होती हुई नजर आएगी। स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? यस, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप नोटिस कीजिएगा आपको यहाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी दिखेगी। तो मैंने stdio.h और conio.h एज यूजुअल इंक्लूड की। अंदर मैंने सिर्फ 3 इंटीजर्स डिक्लेयर करे, इंटीजर a, b, c, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इन तीनों का एड्रेस प्रिंट करा रहा हूं। printf \n एड्रेस ऑफ a इज इक्वल टू %u कॉमा एड्रेस ऑफ a। %u आपको याद होगा क्यों लगा रहे हैं, याद है? Why we are making use of %u format specifier? Because addresses can be as long as 65535, and to print such a big number, %d format specifier is wrong. वैल्यू नेगेटिव साइड पे रोटेट हो जाएगी, वो ना हो उसके लिए इट्स बेटर कि हम यूज करें %u। फिर मैंने एड्रेस ऑफ b प्रिंट करवाया, %u कॉमा एड्रेस ऑफ b, और फिर मैंने एड्रेस ऑफ c प्रिंट करवाया by writing address of c is equal to %u कॉमा एड्रेस ऑफ c। अब आप ध्यान से इस कोड का आउटपुट देखना और बताना आपको कुछ नोटिस में आ रहा है, किस ऑर्डर में एड्रेसेस दिखेंगे, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। आई एम रनिंग द कोड और ये मेरे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ रहा है। एक एड्रेस 65524 है, बी का 65522 है और सी का 65520 है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपाइलर ने इंटरनली एक स्टैक बना रखा है। अगर आप समझ रहे हैं तो बताइए स्टैक में सबसे नीचे कौन पुश हुआ? अगर आप समझ रहे हैं, और ये स्टैक उल्टा ग्रो करता है, उल्टा ग्रो करता है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही, ये स्टैक ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करता है। आई रिपीट, हमने जो स्टैक बनाया था वो नीचे से ऊपर ग्रो कर रहा था ना। जो हम पिछले 3 दिन से स्टैक पढ़ रहे हैं, डायग्रामेटिकली हम उसे नीचे से ऊपर ग्रो करते हैं ना। कंपाइलर ने जो स्टैक बनाया है वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करता है, इसलिए आपको एक एड्रेस सबसे बड़ा दिख रहा है, उससे छोटा एड्रेस दिख रहा है बी का, उससे छोटा एड्रेस दिख रहा है आपको सी का। आर यू गेटिंग दिस? बस जो हमारा डायग्राम था उसे आप 180 डिग्री पे घुमा दीजिए। जो हमारा स्टैक का डायग्राम था उसे 180 डिग्री पे घुमा दीजिए तो कंपाइलर का स्टैक का डायग्राम बन जाएगा। कंपाइलर ये मानकर चलता है कि स्टैक ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हर नया वेरिएबल जो आप मेमोरी में डालेंगे उसका एड्रेस प्रीवियस वाले वेरिएबल से कम आपको दिखेगा। दिख रहा है? तो आप नोटिस कर रहे हैं तीनों के तीनों स्टैक स्टाइल के अंदर दिख रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब मैं और एक कोड के थ्रू इस बात को प्रूव करता हूं, है ना। हो सकता है एड्रेसेस देखकर आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो कि मेमोरी में स्टैक बन रहा है, बट अब जो हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझाएगा कि मेमोरी में स्टैक बन रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और। तो नंबर 1, compilers use stack whenever they store local variables of a function in memory. Local variables of a function in memory. जब भी कंपाइलर आपके सिस्टम की मेमोरी में लोकल वेरिएबल्स रखता है वो हमेशा स्टैक यूज करता है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन जहां पर स्टैक यूज होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ठीक है, रौनक, इंटरप्रेटर वेरिएबल स्टोर नहीं करता है, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन करता है, राइट? समझ आया? इंटरप्रेटर का डिफरेंट तरीका होता है ऑपरेट करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब ये बताइए, आप प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉल्स करते हैं? जल्दी बोलिए, क्या आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर? बिल्कुल करते हैं। जब भी याद रखिएगा कंपाइलर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है, तो जिस फंक्शन से ये कॉल आ रहा है, आई रिपीट,
जब भी कंपाइलर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की तरफ जंप करता है, तो जिस फंक्शन से ये कॉल आ रहा है उसकी जो नेक्स्ट लाइन है, कंपाइलर उसको स्टैक के अंदर पुश करता है और फिर उस फंक्शन पे जाता है जिसको आपने कॉल करा है। फिर सुनिएगा, जब भी कंपाइलर फंक्शन कॉल्स एनकाउंटर करता है आपके प्रोग्राम में, इससे पहले कि वो कॉल को एग्जीक्यूट करे, कॉल के बाद जो नेक्स्ट लाइन है, कंपाइलर उसे स्टैक में पुश करके फिर आपके फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है। उसके बाद जब फंक्शन से वापस लौटता है तो आपके पर्टिकुलर कोड के अंदर स्टैक से एलिमेंट पॉप करके फिर आपके कोड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, मैं इसको लिखकर डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं। पहले इसकी थ्योरी पढ़िए आप। Whenever compilers encounter a function call, they always store the address of next instruction to be executed in the stack before moving out from calling function to the called function. Stop. Similarly, while returning back from a function, comma, the compilers first pop the last pushed instruction from the stack and then continue with the calling function. है ना? अब ये मैंने क्या लिखा है इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। रचित, बिल्कुल उसके लिए आप डिपेंड करेगा वो कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स को हीप में रखती हैं, तो वहां ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा रचित, जैसे पाइथन और जावा। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स को स्टैक में रखती हैं, वहां ये स्टेटमेंट सही होगा, और वो है C++। रजित, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर C++ के लिए आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बट जावा और पाइथन में बिल्कुल गलत है। जावा पाइथन में ऑब्जेक्ट्स डायनेमिक होते हैं एंड डायनेमिक चीजें हमेशा मेमोरी में हीप एरिया में जाती हैं, नॉट इन स्टैक एरिया। यस नीलेश, ये सब कंपाइलर इंटरनली करता है, ये सब कुछ इंटरनली है। मैं अब समझा रहा हूं आपको विद डायग्राम, समझिएगा आप। तो सपोज करिए हमारे पास ये मेन फंक्शन है, मेन के अंदर ये कुछ लाइनें इमेजिन करिए, और यहां से मैंने मेन से F1 नाम का फंक्शन कॉल करा है, और ये मेन में नेक्स्ट लाइन है। आप समझ पाए इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन को printf में कन्वर्ट कर देता हूं एंड आई कॉल इट printf हाई। ठीक है, ये हमारा मेन क्लोज हुआ। रौनक, इन जावा ऑल लोकल वेरिएबल्स, जावा में ऑब्जेक्ट्स के जो होते हैं वो हीप में जाते हैं। मेथड बॉडी के अंदर जो आप लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं वो भी स्टैक में जाते हैं, बिल्कुल सी की तरह। जहां जहां रौनक लोकल वेरिएबल्स आएंगे, जावा पाइथन कुछ भी ले लीजिए, दे ऑलवेज विल गो इनसाइड अ स्टैक, रिमेंबर दिस। ठीक है, और अगर आप ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जावा में इंस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो उनका डेटा हीप में जाता है, दे डोंट लिव इन स्टैक। ठीक है, और रौनक प्लीज क्वेश्चंस पब्लिकली पूछिए। यस यस, इंस्टेंस वेरिएबल्स एज वेल। इंस्टेंस वेरिएबल किसका पार्ट होते हैं रौनक जावा में? आरंट दे आर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्यों रौनक? अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल वर्ड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर हुआ ना, तो जहां ऑब्जेक्ट रहेगा वहीं पे तो इंस्टेंस वेरिएबल रहेगा। एंड वेयर डू ऑब्जेक्ट्स लिव? ऑब्जेक्ट्स लिव इन हीप इन जावा, सो इंस्टेंस वेरिएबल्स विल आल्सो लिव इन हीप। यस मुनीब, दे आर एप्लीकेबल, दे आर एप्लीकेबल, बिल्कुल है, वहां पे भी है। जहां जहां फंक्शन कॉल्स की बात आ रही है ना, ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल है वहां पर। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंटेशन।
यस, न्यू मीन्स हीप। जब जब लैंग्वेज में न्यू यूज होगा जावा के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो हीप एरिया हो जाएगा। ठीक है। यस, इंस्टेंस इज एन ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली इन जावा, इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निशांत, इवन इन सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज इंस्टेंसेस, रिमेंबर दिस। अब सपोज करिए ये हमारा F1 फंक्शन है, ये F1 फंक्शन के अंदर की कोडिंग है, और F1 फंक्शन से इमेजिन करिए आपने F2 फंक्शन को कॉल करा हुआ है, और F1 में वापस लौटकर अपन ने printf में लिखा हुआ है बाय। इमेजिन करें, ठीक है, ये F1 आपका क्लोज हुआ, और F1 के बाद सपोज करिए वी हैव F2 फंक्शन। मैं आपको ये हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूं, कोड में आप सबको पता होगा ये एक के बाद एक के बाद एक बने हैं। इमेजिन कर पा रहे हैं आप प्रोग्राम में इनकी पोजीशंस क्या हैं? मेन है, मेन के बाद F1 है, F1 के बाद F2 है। ठीक है, आप नोटिस करिए कंपाइलर आपके इस कोड को जब देखेगा तो इंटरनली क्या क्या करेगा और कैसे करेगा। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3, राइट। फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज कंपाइलर के खुद के पास एक स्टैक है, याद रखिएगा, ये रहा कंपाइलर का वो स्टैक। जैसे ही कंपाइलर देखेगा कि आपने आपके प्रोग्राम के अंदर F1 का कॉल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल टू F1, आप मानते हैं, राइट। कंपाइलर को बहुत अच्छे से पता है कि अभी मेन में इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होने के लिए बाकी हैं। कंपाइलर को बहुत अच्छे से पता है कि अभी मेन में इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होने के लिए बाकी हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, इससे पहले कि F1 का कॉल सॉल्व करे, बताइए F1 के बाद मेन में कौन सी लाइन है? बताइए F1 के बाद मेन में कौन सी लाइन है? printf। तो कंपाइलर इस printf हाई को स्टैक में पुश कर देगा, इस printf हाई को स्टैक में पुश कर देगा, और इस F1 के कारण F1 फंक्शन की बॉडी की तरफ जंप देगा। तो गौर करिए, printf इज इनसाइड द स्टैक वेटिंग फॉर इट्स टाइम चांस टू कम टू रन। printf स्टैक में इंतजार कर रहा है कि उसका चांस आएगा और वो रन होगा। अभी कंपाइलर ने उसको बोल दिया तुम यहां पर वेट करो। ठीक है, नाउ कंपाइलर विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग F1 फंक्शन। आप नोटिस करिए F1 में F2 का कॉल है कि नहीं है? है। अब इससे पहले कि कंपाइलर F2 फंक्शन पे जाए, इससे पहले कि कंपाइलर F2 फंक्शन पे जाए, जो स्टैक के अंदर printf वाला हाई है उसके ऊपर कंपाइलर एक और printf पुश करेगा, और ये होगा printf बाय। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं? और यहां से कंपाइलर F2 के कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा, यहां से कंपाइलर F2 का कॉल एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा, करेक्ट। ठीक, और यहां पे मान लीजिए F2 जैसा कुछ नहीं है, ये मैंने गलती से लिख दिया, यहां प्लेन इंस्ट्रक्शंस हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लेन इंस्ट्रक्शंस हैं यहां पर, जस्ट इमेजिन दैट। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए हेलो प्रिंट हुआ हुआ। ठीक है, तो अब आप नोटिस करिए कंपाइलर क्या करेगा। नाउ कंपाइलर विल गो इनसाइड द फंक्शन F2, विल स्टार्ट रनिंग F2's बॉडी। और अगर हम ये मान लें कि हमारी ये कंसोल विंडो है, इफ यू इमेजिन दिस कि ये हमारा कंसोल है, तो हमारे कंसोल पे सबसे पहले आप नोटिस करिए हेलो प्रिंट होगा ना। ठीक है, अब हमारे लिए ये क्लोजिंग ब्रेस क्या बताता है? फंक्शन खत्म। हमारे लिए क्लोजिंग ब्रेस बताता है फंक्शन खत्म। जैसे ही कंपाइलर को दिखता है फंक्शन खत्म, कंपाइलर वापस आता है स्टैक के पास, राइट। जैसे पुश करा था वैसे अब कंपाइलर पॉप करता है। और अब आप बताइए, स्टैक लीफो पे बेस्ड है ना, स्टैक लीफो पे बेस्ड है ना, तो बताइए सबसे पहले पॉप कौन होगा? सबसे पहले पॉप कौन होगा? ये पुश हुआ है, ये भी पुश हुआ है। अब आप याद कीजिए, सबसे पहले पॉप वही होगा ना जो लास्टली पुश्ड एलिमेंट है। कौन पॉप होगा? ये printf पॉप होगा। जब ये printf बाय पॉप होगा तो कंपाइलर को याद आएगा, अच्छा मुझे यहां से कोड कंटिन्यू करना है।
और मैं आपको प्रिंट एफ दिखा रहा हूं स्टैक में। एक्चुअल में प्रिंट एफ जहां लिखा है उस लाइन का एड्रेस जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके प्रोग्राम में जितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हर इंस्ट्रक्शन का मेमोरी में एक एड्रेस होता है। इंट ए, CLR SCR, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, x equal to y plus z, they all are instructions, they all have a address in RAM। उस एड्रेस को कंपाइलर पुश करेगा, बिल्कुल बेस एड्रेस, उस एड्रेस को कंपाइलर पुश करेगा। तो मैं आपके समझने के लिए यहाँ प्रिंट एफ दिखा रहा हूं। हकीकत में यहाँ पर एक नंबर पुश होगा जो प्रिंट एफ वाले इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस होगा। सब लोग समझ रहे हैं? समझ आ रही है बात? गुड। तो सबसे पहले प्रिंट एफ बाय पॉप हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन समझना, क्योंकि जब हम क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे, जब हम मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे, तब हम रिकर्जन यूज करेंगे, और रिकर्जन एक्सटेंसिव यूज करता है स्टैक का। इसलिए अभी मैंने आपको सिंपल वे में स्टैक समझाया है, आगे चलकर रिकर्जन पढ़ेंगे तो स्टैक का बहुत ज्यादा यूज होगा। इसलिए सिंपल वाले एग्जांपल को अच्छे से समझिएगा। अब यहां पर बाय प्रिंट होगा। बाय प्रिंट होने के बाद कंपाइलर फिर देखेगा F1 फंक्शन खत्म हुआ। जब F1 खत्म होगा तो कंपाइलर फिर स्टैक के पास जाएगा। आप स्टैक में बताइए टॉप एलिमेंट कौन है? आप स्टैक में बताइए टॉप एलिमेंट कौन है? नो, दिस इज नॉट रिकर्सिव पुष्कर, रिकर्जन इज डिफरेंट। आप स्टैक में टॉप एलिमेंट कौन है? स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट प्रिंट एफ हाई है, तो अब कंपाइलर इसे बाहर निकालकर हाई प्रिंट करेगा, और उसके बाद मेन जब फिनिश हो जाएगा तो ये जो स्टैक आप देख रहे हैं, ये स्टैक किसने बनाया था? कंपाइलर ने बनाया था। कंपाइलर इस स्टैक को डिस्ट्रॉय कर देगा। कंपाइलर इस स्टैक को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये कंपाइलर करता है। यानी जैसे ही प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है, एक स्टैक मेमोरी में क्रिएट हो जाता है, वो स्टैक यूज करा जाता है ड्यूरिंग फंक्शन कॉलिंग, और फिर वो स्टैक हट जाता है मेमोरी से जैसे ही प्रोग्राम हमारा एंड होता है। ठीक है? और एक बात याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ, ये क्या है, तो मेरे आपके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इन जनरल याद रखिएगा, दे आर कॉल्ड स्टैक फ्रेम्स। इन जनरल याद रखिएगा, दे आर कॉल्ड स्टैक फ्रेम्स। तो एवरी टाइम कंपाइलर एनकाउंटर्स अ फंक्शन कॉल, वो स्टैक में एक फ्रेम पुश करता है। स्टैक में एक फ्रेम पुश करता है, उस फ्रेम के अंदर अगले लाइन का एड्रेस होता है, और एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो कोड में दिख रहे हैं उन सब की वैल्यू वो स्टोर करता है। बिल्कुल न्यू स्टैक नहीं होगा मीनाक्षी, हर एक फंक्शन के लिए नया स्टैक फ्रेम बनेगा। ये स्टेटमेंट गलत है कहना कि नया स्टैक बनेगा। स्टैक एक ही है, स्टैक एक ही है, स्टैक फ्रेम्स बनेंगे। नो प्रॉब्लम ना योगेश। अगर प्रिंटएफ के बाद अगली लाइन भी है तो जब कंपाइलर प्रिंटएफ का एड्रेस पुश कर देगा तो बाकी लाइनें भी तो उसे मिल जाएंगी ना। सारे पुश नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंटएफ जो नेक्स्ट लाइन है बस उसका एड्रेस पुश होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड निशांत। अगर F1 के कॉल के बाद एक और कॉल पुश हुआ तो उसका एड्रेस स्टैक में पुश होगा। और वैसे भी सोचो निशांत, प्रिंटएफ भी तो फंक्शन कॉल है। क्यों निशांत, क्या प्रिंटएफ फंक्शन कॉल नहीं है? बिल्कुल सही। तो कंपाइलर ने जब प्रिंटएफ को देखा होगा तो एक्चुअल में अगली लाइन का भी एड्रेस पुश करा होगा। अगर हम बहुत ध्यान से सोचें, मैंने अभी शॉर्ट कर दिया इस एक्सप्लेनेशन को, एक्चुअल में तो प्रिंटएफ के आने पर भी ये क्लोजिंग ब्रेस का एड्रेस पुश हुआ होगा। मानते हैं? इसलिए ये ऊपर वाली लाइन पढ़िए, जब जब कंपाइलर फंक्शन कॉल एनकाउंटर करता है, एक ही बात याद रखना, जब जब कंपाइलर फंक्शन कॉल एनकाउंटर करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस स्टैक में पुश करता है और फिर कॉल को एग्जीक्यूट करवाता है। जब फंक्शन की बॉडी का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो कंपाइलर डायरेक्ट नहीं आ जाता प्लेस ऑफ कॉल पे, पहले स्टैक पे जाता है, स्टैक से पॉप करता है टॉप एलिमेंट, फिर उसको याद आता है उसे कोड कहां से कंटिन्यू करना है। उमन, स्टैक कंपाइलर के पास डायनेमिक होता है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आते जाते हैं स्टैक ग्रो करता जाता है। आप याद करिए, जो मेमोरी में यूजर एरिया होता है 64 KB का जो एरिया होता है, वहीं पे स्टैक ग्रो करता है। आर यू गेटिंग दिस? चलिए बढ़ू आगे। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ?